सियासी तनातनी तेज हो गई है। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर आरोपों का जवाब दिया है। नड्डा ने चिट्ठी में लिखा है कि कोरोना काल में कांग्रेस का बर्ताव दुखद रहा है। कांग्रेस ने भारतीय वैक्सीन का मजाक उड़ाया है। नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। इससे पहले सोनिया गांधी ने कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन को लेकर सरकार पर तमाम हमले किए थे और अब जेपी नड्डा ने ये जवाब दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है, हम कोरोना से मजबूती से लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस का जो रवैया रहा है इस पूरे कोरोना काल में वो बेहद दुखद रहा है। सबको साथ लेकर जंग जारी है और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और काम कर रही है। आपको बता दें कि कल ही CWC की बैठक हुई थी जिसमें तमाम आरोप लगे थे, सरकार पर निशाना साधा गया था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, और क्या कुछ जानकारी, क्योंकि कल CWC में जिस तरह से तीखे हमले हुए हैं सरकार और उनकी नीतियों पर, उसी का जवाब ये। देखिए, बिल्कुल ना सिर्फ CEC के अंदर जो तीखे हमले किए गए प्रधानमंत्री और मोदी सरकार की कार्यशैली को लेकर इस कोविड काल में, उसके सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2020 में जो है लगातार जो है वो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जो भी केंद्र सरकार की तरफ से मदद चाहिए वो पर्याप्त मदद राज्य सरकारों को भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कामों की सराहना जो है वो एसडी देवेगौड़ा ने भी किया। पीएम केयर फंड से जो है 45,000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स जो हैं देश भर में दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे वो जवाब हैं जो पिछले कुछ समय से कांग्रेस और सोनिया गांधी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी भी लगातार जिस तरीके से हमला प्रधानमंत्री पे कर रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये पत्र लिखकर सोनिया गांधी को इन सभी मुद्दों को जो है ये कह सकते हैं कि एक विराम लगाने का कदम जो है आगे बढ़ाया। पत्र लिखकर उनको लगता है कि इस तरीके की राजनीति जो है वो इस महामारी के समय नहीं होनी चाहिए, सबको एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस और उनके नेताओं की तरफ से इस तरीके के लगातार हमले हो रहे थे तो आज ये मोर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उठाया और सोनिया गांधी को पत्र लिखकर तमाम उन मुद्दों के जवाब दिए जिसको लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा पिछले कुछ समय से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सांसद पप्पू यादव को थोड़ी देर पहले पटना में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने का आरोप लगा है। पप्पू यादव को इस वक्त पटना के गांधी मैदान थाने लाया गया है। पप्पू कोरोना काल में लोगों की मदद करके सुर्खियों में है, लेकिन विवाद उस वक्त खड़ा हो गया जब उन्होंने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के क्षेत्र से कई एम्बुलेंस बरामद किए थे। बाकायदा इसको लेकर उन्होंने मिशन चला दिया था। वीडियो एक तरह से वायरल हो गया। कई सवाल खड़ा किए उन्होंने कि आखिर राजीव प्रताप रूडी के जो ये एम्बुलेंसेज हैं ये यहाँ पर सरकारी ऑफिस में कर क्या रहे हैं, और उसको लेकर अब आपको हम बता दें कि यहाँ पर पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कहा यह गया है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे पप्पू यादव, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त पटना के गांधी मैदान थाने उन्हें लाया गया है। पप्पू कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे थे और इसको लेकर ये देखिए, आपको ये वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद तो कर ही रहे थे, लेकिन राजीव प्रताप रूडी का जो सरकारी बंगला है, जो ऑफिस है खास करके, वहां पर ये एम्बुलेंसेस पड़े हुए मिले थे। इसको लेकर उन्होंने खबर उजागर की थी। सरकार से पूछे ना तो हम क्या बोल सकते हैं भैया। ये ना इनसे पूछे ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या किस जुर्म में आपको ले जाया जा रहा है, हमको क्या पता भैया। ये इनसे ना पूछिएगा। हटे आप लोग बाहर जाने नहीं दे रहे थे। देखिए सर, बाधा मत पहुंचाइए। रेल करने की बात कही गई थी। जो लोगों को बचाएंगे उसका ये प्रतिफल है। अब तो क्या आपने सुना, पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं कि भाई इनसे पूछे कि क्यों मुझे गिरफ्तार किया गया। उत्कर्ष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, क्या है मामला? देखिए दो बातें सामने आई, एक तो भाई धज्जियां उड़ाई गई नियमों का, लॉकडाउन का, क्या ये वजह है या फिर वाकई राजीव प्रताप रूडी का जो पूरा वो एम्बुलेंस कांड था उसको लेकर के ये कार्रवाई बदले की हुई है? देखिए, बदले की कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है ये हम तो नहीं कह सकते। हालांकि पप्पू यादव और उनके समर्थकों का ये आरोप जरूर है कि जिस तरीके से उन्होंने राजीव प्रताप रूडी के एक
दफ्तर में कथित तौर पर दर्जनों एम्बुलेंस बेवजह खड़ी रखने का उन्होंने आरोप लगाया था, जिसके बाद राजीव प्रताप रूडी की काफ़ी किरकिरी हुई थी। ये मामला काफ़ी इस मामले ने तूल पकड़ा, काफ़ी विवादास्पद रहा। राजीव प्रताप रूडी की सफाई भी आई, लेकिन जो पुलिस के सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन में एपिडेमिक एक्ट के तहत उनके ऊपर आरोप है और इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह पटना में पप्पू यादव के घर पर कई थानों की पुलिस अचानक से पहुंचती है। पप्पू यादव को हाउस अरेस्ट करने की बात कही जाती है। पप्पू यादव की तरफ से यहाँ तक कहा जाता है कि अगर पुलिस को ये लगता है कि उनके बाहर निकलने से किसी तरीके की दिक्कत है तो वो लिखित में ये देने को तैयार है कि वो बाहर नहीं निकलेंगे। बावजूद इसके जो कई थानों की पुलिस पप्पू यादव के घर पहुंची थी, उन्होंने उन्हें हिरासत में लिया और गांधी मैदान थाने में लेकर आई, जहां ये जानकारी मिल रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से न तो एफआईआर की कॉपी सामने आई है, ना ही कोई बयान सामने आया है। इतना जरूर है कि पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता हैं वो दर्जनों की संख्या में गांधी मैदान थाने पर आए हुए हैं और पुलिस पर, सरकार पर कुछ इस तरीके से बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पप्पू यादव जिस तरीके से अलग अलग अस्पतालों में घूमकर, अलग अलग जिलों में जाकर सरकारी व्यवस्था का, सरकारी इंतजामों की पोल खोल रहे हैं, उसके बदले में पप्पू यादव पर ये जानबूझकर कार्रवाई की गई है। बिल्कुल उत्कर्ष, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देश में कोरोना के कुल संक्रमितों के आंकड़े लगातार घट रहे हैं। नए केस 3,30,000 के नीचे पहुंच गए हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी कम नहीं हो रहा है। 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कुल मौत 3800 के पार पहुंच गई है। दिल्ली, मुंबई और यूपी में केस में कमी आने से देश के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन दक्षिणी राज्यों में अभी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। खास करके कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। शहरों में तो इंतजाम है, अस्पताल है, डॉक्टर है, दवाइयां हैं, लेकिन गांव में तो पहले भी व्यवस्था शून्य और सिस्टम में सन्नाटा रहा है। सवाल ये कि कोरोना की चपेट में आ चुके गांव इस महामारी से कैसे जूझ रहे हैं। आज तक ने इसकी पड़ताल की। देखिए उत्तर प्रदेश में आगरा के करीब एक गांव का गम और गुस्सा। जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही हैं, आज तक की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। यूपी के इस गांव में सन्नाटा पसरा है। सड़कें खाली हैं, गलियां सूनी हैं। गांव में कोरोना की घुसपैठ की पड़ताल करने आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जब आगरा की कुरगमा गांव पहुंचे तो उन्हें हाहाकार और चीत्कार की तस्वीरें दिखी। उन्होंने एक एम्बुलेंस देखी और एक मरीज की दहला देने वाली हालत देखी। कुरगमा गांव में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको पिछले काफी दिनों से बुखार आ रहा था। इनकी टेस्टिंग भी हुई। टेस्टिंग करने के बाद ये पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं और अब इनको यहाँ से आगरा मुख्य अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्योंकि इनकी हालत इस वक्त काफी खराब है। आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस में इनको इस वक्त बैठाया गया है और इनके परिवार के सदस्यों ने इनको बैठाया है। गांव में जिस तरीके से लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। जी हाँ, ये यूपी का ही गांव है। वही यूपी जहां चंद दिन पहले पंचायत चुनाव हुए थे। अब उसका असर गांव-गांव में दिखने लगा है। इन गांव वालों की माने तो 20 दिन में 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कोरोना का शिकार हुए हैं। इलाज के इंतजाम के नाम पर स्कूल को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, जहां आपको मरीजों के साथ साथ व्यवस्था भी चारपाई पर कराती नजर आएगी। आगरा से 40 किलोमीटर दूर कुरगमा गांव में कोरोना संक्रमण का इतना ज्यादा कहर यहां पर बरपा हुआ है कि लोगों की जब टेस्टिंग की गई तो उसमें से 27 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसमें से बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं कि आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है और ये आइसोलेशन सेंटर कोई यहाँ अस्पताल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक विद्यालय कुरगमा विकासखंड एतमादपुर ये लिखा हुआ है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो लोग चारपाई में इस वक्त लेटे हुए हैं, ये वो सारे लोग हैं जिन लोगों की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से जंग में मुस्तैदी दिखा रहे हैं। इलाज के पुख्ता इंतजामों का दावा किया जा रहा है। पूरे देश और प्रदेश के सामने भी एक चुनौती प्रस्तुत की। वर्तमान में हम इस सेकेंड वेव को फेस कर रहे हैं। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के ऐसे दावे की सच्चाई आपको गांव में दिख जाएगी। यूपी के गांव में भगवान भरोसे व्यवस्था की असलियत। एक गांव का हाल तो आपने देख लिया। आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जब करीब के दूसरे गांव बमरौली कटरा पहुंचे तो वहां क्या देखा, आप भी देखिए। 35 से 40 हजार जनसंख्या वाले इस गांव में लगातार दहशत का माहौल है। ये बमरौली कटारा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस गांव के लोगों में एक तरीके का दहशत इस बात को लेकर के है क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर यहां 50 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके की यहां पर लोगों की मौतें हो रही हैं, सुविधाएं किसी भी तरीके की सरकार की तरफ से इस गांव में नहीं दी गई हैं। इतनी जनसंख्या वाला ये गांव है और इसमें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बनाया गया है उसकी हालत क्या है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जितने भी कमरे हैं, आप देखिए हर एक कमरे के आगे ताला लटका हुआ है और किसी भी तरीके से यहाँ पर ना तो ये ताला कभी खुलता है और ना ही यहाँ कोई डॉक्टर बैठता है। हालांकि गांव वालों की तरफ से जो जानकारी मिली है, यहाँ बाकायदे डॉक्टर और नर्स अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन वो कभी भी यहाँ पर नहीं आते। ये गांव आगरा से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ का अस्पताल खुद मरण सत्र है। 35 से 40 हजार आबादी का ये हमारा ग्राम पंचायत है पूरी। इसमें 50 लोग 1 महीने के अंदर अभी तक खत्म हो चुके हैं। कोई आज तक कोई आया ही नहीं उसके अंदर, ना कोई नर्स आई, ना कोई आया, ना वैक्सीन बनी, ना कोई वैक्सीन मिलती है, ना कोई दवा मिलती है। आदमी को जनरल भी अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए आगरा भागना पड़ता है। शहर में कहर बरपाने के बाद कोरोना ने गांव का रुख किया, जहां ना तो जागरूकता है ना ही सावधानी, और इंतजाम तो पहले से औंधे मुंह गिरे हुए हैं। त्रासदी और तकलीफ का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। आगरा से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। गांव तो गांव ही होते हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश के हों या फिर बिहार के। बिहार के सीतामढ़ी के एक गांव में जब आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा पहुंचे तो हालात हद से ज्यादा खराब दिखे। लोग बीमार हो रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता तक नहीं चल पा रहा है कि मौत कोरोना की वजह से हुई है। का कुछ लक्षण होना ना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी 100 में से 90 लोगों को का कुछ लक्षण नहीं है। आपको डर है, डर लेके आप क्या कीजिएगा? डर लेके आप क्या कीजिएगा? आप चिल्लाते रह गए, कोई ऑक्सीजन नहीं दिया। बताइए जिसको मरीजी था उसको इलाज के लिए। सीतामढ़ी के इस गांव ने हार मान ली है। ये मान लिया है कि कोरोना से इस लड़ाई में उनका कोई मददगार नहीं। लोगों ने खुद को ऊपर वाले और किस्मत के हवाले कर दिया। कोरोना के लेकर के स्थिति तो कोरोना का तो यहाँ कोई चर्चा ही नहीं था अभी तक में जी। लोग बूढ़ पुरान लोग मरे हैं। कितने लोगों की मृत्यु हुई एक हफ्ते में? एक हफ्ते में लगभग 4-5 गो आदमी मर चुका है, बूढ़ पुरान। कोविड थे या बुखार था या क्या? खांसी बुखार दम फूलने से मरा है 8 लोग। जितने दिनों में? 1 सप्ताह के अंदर। 1 सप्ताह में? जी जी जी। इलाज मिल पाया था? पहुंच पाए थे सीतामढ़ी? रास्ते में भी दम तोड़ा है। रास्ते में? हाँ, रास्ते में एक आदमी रास्ते में एक टेस्ट। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब इस गांव पहुंचे तो हालात रोंगटे खड़े करने वाले थे। गलियों में कीचड़ ही कीचड़, सफाई के नाम पर स्प्रे करने की रस्म अदायगी हो रही थी। विभाग की ओर से गांव-गांव सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो हैं सैनिटाइजर लेकर के यहाँ वहाँ छिड़काव कर रहे हैं और ये कदम इसलिए उठाए गए। हालांकि इन कर्मचारियों को भी पीपीई किट नहीं दी गई है। रेनकोट पहन के घर मकान दर मकान अलग अलग गलियों में जा करके ये कोशिश ये कर रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं। इसमें है क्या मशीन में आपके? सैनिटाइजर है और मेरा नाम नहीं पता है उतना। अच्छा, तो ये कहाँ ले जाते हैं आप, किन किन घरों पे? चलते
छिड़काव कर रहे हैं घर में, द्वार पे, दरवाजा में, सड़कों पर जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ वहाँ पे छिड़काव। हर कोई करवाता है? हर कोई करने देता है आपको? आने देता? हाँ, करने देता है। जब संक्रमण ने पूरी तरह इस गांव को अपनी चपेट में ले लिया तो स्वास्थ्य विभाग की चेतना जागी। जांच टीम गांव आई और जब टेस्ट होने लगा तो एक के बाद एक गांव वाले पॉजिटिव निकलने लगे। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा इलाके में है और यहाँ गांव में जो बसंतपुर, माफ कीजिएगा, बसंतपुर गांव है और बसंतपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। ये दरअसल एक अच्छी तस्वीर है कि महामारी अगर फैली है तो गांव में सरकार ने ध्यान दिया है। लेकिन इस डायरी में अगर आज 60 टेस्ट हुए हैं, 8 लोग संक्रमित निकले हैं, आप ये समझिए कि प्रतिशत क्या होगा। लोगों का कहना है कि लगभग 20% आबादी ऐसी है जिनके अंदर संक्रमण या उसके लक्षण है, बुखार है, सर्दी खांसी है और डर के मारे लोग आना नहीं चाहते टेस्टिंग कराने। एंटीजन टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। हालांकि एक बड़ी संख्या में लोग निकले भी हैं टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन आप ये समझिए कि 55-60 टेस्ट में अगर 8 लोग संक्रमित निकले हैं, वो भी एंटीजन टेस्टिंग में, तो संक्रमण की दर बिहार के ग्रामीण इलाकों में, गांवों में क्या होगी? ये वाकई स्थिति विस्फोटक है। ये तो वानगी है, घर घर बुखार और खांसी की सुनामी है, लेकिन लोग डरते हैं, जांच कराने से झिझकते हैं, इसीलिए घरों से नहीं निकलते और कोरोना को दिन दूनी रात चौगनी फैलने का मौका देते हैं। सबको डर है, डर लेके आप क्या कीजिएगा? डर लेके आप क्या कीजिएगा? आप चिल्लाते रह गए, कोई ऑक्सीजन नहीं दिया, बताइए किसको? जिसको मरीजी था उसको इलाज के लिए कोई भर्ती नहीं किया वहाँ पे, बताइए। ये सब क्या कीजिएगा? मास्क वास्क पहना कीजिएगा। ये सब क्या कीजिएगा लेके? आपको भी है फीवर? जी, एक हफ्ते से। टेस्ट क्यों नहीं करवाया आपने? टेस्ट की सुविधा है ही नहीं, तो टेस्ट आप तो गांव में हो रही है, टेस्टिंग वाले आए हैं। आए हैं तो अभी पता नहीं चला। गांव में है, स्कूल में है, टेस्टिंग के लिए जाइए, करवा लीजिए। अभी जाकर करवा लेते हैं, खबर नहीं होता है, पता नहीं होने देता है। आपको भी बुखार है? जी, हम एक हफ्ते से बुखार है, आपको भी सही हो जाए। बुखार है और जुकाम भी हो रहा ना, खांसी इतना होता है ना, बलगम भी उसमें बहुत आती है। इस गांव में आकर आज तक संवाददाता आशुतोष को यही लगा कि कोरोना को लेकर अज्ञानता का अंधकार ज्यादा है, दहशत इलाज पर भारी है, इंतजामों का टोटा है। ये बिहार के ज्यादातर गांवों का हाल है। सीतामढ़ी से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन इन सब के बीच सच्चाई यह है कि कोरोना से जंग सामूहिक कोशिशों से ही जीती जा सकती है। एक तरफ सख्ती हो रही है, लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो एक तरफ वो लोग भी हैं जो नियमों, पाबंदियों को रौंद रहे हैं और कोरोना संक्रमण बढ़ा रहे हैं। ये देखिए 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर कहीं लोग झूमते गाते नजर आ रहे हैं पार्टियों में, तो कहीं आपको यहाँ पर बधाइयों की देखिए तस्वीरें। ये भीड़ देखिए और किस तरह से कोरोना की धज्जियां उड़ रही हैं, प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ रही हैं, इन तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। तो आखिर इस पर दोष दें तो किसे दोष दें? सरकार और सिस्टम एक तरफ, तो दूसरी तरफ खुद की जो गलतियां हैं उसके लिए किसे जिम्मेदार माने? इन सभी तस्वीरों में आप देखेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल के एक भी नियम को यहां पालन नहीं किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, मास्क का सवाल नहीं उठता है। अब ऐसे में क्या हम इस तरह से जीतेंगे कोरोना से जंग? आपने लॉकडाउन तोड़ने वालों की भीड़ देखी, अब हम आपको एक और भीड़ दिखाते हैं। ये वैक्सीन सेंटर की भीड़ है। जी हां, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक टीका केंद्र पर भीड़ देखकर आप हैरान हो जाएंगे। देश में लॉकडाउन है, लेकिन ये वैक्सीनेशन की लाइन है जो हमारे पीछे आपको दिख रही है। ना यहाँ आपको सोशल डिस्टेंसिंग नजर आएगी, ना आपको व्यवस्था नजर आएगी, ना आपको ये नजर आएगा कि आखिरकार लोग इतनी भीड़ भाड़ में क्या वाकई कोविड से की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वाकई इस तरीके से कोविड के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है? ये मुश्किल है क्योंकि कई लोग हैं यहाँ पे। आप लोग कितनी देर तक? हम भी 8 बजे आ गए थे सुबह और अभी लगभग 11 बजने जा रहे हैं। 3 घंटे हो गए। कोई सूचना कैसे क्या होगा? नहीं, क्या कहते हैं, थोड़ा सा सिस्टम तो बेकार है। ऊपर से गलती लोगों की भी, आप देखोगे यहाँ पे कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ऊपर से पुलिस भी है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। आपको दिखाएं कि कैसे असहाय है पुलिस। एक जो सिपाही है वो यहाँ पर खड़े तो हैं, लेकिन यहाँ पर सीनियर सिटीजन लाइन में लगे हुए हैं। किस तरीके की व्यवस्था है? भाई साहब, व्यवस्था 50-50 है।
कह सकते हैं कुछ व्यवस्थित है, कुछ अव्यवस्थित है। यदि टोकन सिस्टम दिल्ली की तरह यहाँ पे लागू कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होता। अदरवाइज बुजुर्ग है, 60-65 के लोग लाइन में लगे हुए, उनको ये नहीं मालूम कि नंबर लिखवा रखा हूँ, 11 बज गए, अभी तक नंबर ना आया, फ्री वाले सारी व्यवस्था सर ये अव्यवस्थित है। हमारे हिसाब से तो इसको ओपन ग्राउंड में कर देनी चाहिए थी व्यवस्था, जैसे पोलिंग बूथ का सिस्टम जैसे उस तरीका करना चाहते थे। तो लोगों की जो परेशानी है कि वैक्सीन लेना भी जरूरी है, क्योंकि वही एक सुरक्षा शील्ड है जिससे आप कोविड से बच सकते हैं। लेकिन जब व्यवस्था ही इतनी लचर हो, जब इस तरीके की व्यवस्था हो कि आपको घंटों लाइन में इंतजार करना पड़े, ऐसी जगह हो जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मुहैया कराई ही नहीं जा सकती हो, तो ऐसी जगह पर ये तमाम व्यवस्थाएं और व्यवस्था की वजह से अगर कोविड फैलने का खतरा मंडराने लगे तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और अब हम आपको एक अलग किस्म की भीड़ दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों से तालाबंदी हटाई गई तो कैसे खरीदारों की लंबी कतार लग गई, देखिए तस्वीरें। एक तरफ सरकार जो है मुहिम चला रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। सड़कों पर कई जगह आपको पुलिस की गाड़ियां नजर आएंगी लोगों को तमाम नियमों को पालन करवाते हुए, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर देती हैं कि शराब की दुकानों पर पहले तालाबंदी और जब तालाबंदी हटी तो उसके बाद देखिए किस तरह से खरीदारों की भीड़ यहाँ पर। कहां कोरोना से बचाएंगे लोगों को और कैसे बच पाएंगे खुद ये लोग, ये एक बड़ा सवाल है। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और कोरोना के बेकाबू होते हालात के बीच सबसे अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका में अब कोरोना वैक्सीन बच्चों को भी लगाई जाएगी। फाइजर की कोविड वैक्सीन 12 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। इस बाबत अमेरिकी नियामकों में जरूरी मंजूरी दे दी गई है। भारत में भी तीसरी संभावित लहर को लेकर डॉक्टरों ने अंदेशा जताया है कि इस दौर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इस लिहाज से फाइजर की वैक्सीन पर बात आगे बढ़ती है तो भारत के लिए भी ये सही कदम हो सकता है। भारत में क्योंकि बिकॉज हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, तो दूसरी लहर में बहुत तेज़ी आई है। एक क्योंकि गलती हमारी पब्लिक ने भी बात नहीं सुनती थी, कोई मास्क नहीं लगाता था, लेकिन वायरस में भी काफ़ी म्यूटेशन हुए जिससे ट्रांसमिशन इसका बहुत तेज़ी से बढ़ा। अभी जिस तरीके से टीकाकरण चल रहा है तो अगर हम वो अचीव कर पाते हैं तो ऑफकोर्स इम्यूनिटी तो डेवलप होगी। और पर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो जो तीसरी लहर है तो वो किस स्वरूप में आएगी ये फिलहाल बोल नहीं सकते हैं हम। आज की डेट में इंडिया में जो सेकंड पीक देखा जा रहा है ये बहुत ही भयावह है। हर जगह ये देखा गया है कि सेकंड पीक फर्स्ट पीक से बड़ा रहा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। और ये एक हम सेकंड जो वेव है और ये जो पीक है इससे हम किस तरीके से डील करते हैं, इस पे पूरी तरीके ये तय करेगा कि हमारा थर्ड जो वेव होगा वो कितना खतरनाक होगा या कितना माइल्ड होगा, हम उससे कितना इजीली डील कर पाएंगे। हमारे लिए वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।